स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। माय नेम इज अभिषेक और आज मैं आप सभी के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। और आज का जो हमारा ये सेशन होगा, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हमें पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर करने हैं, ताकि आप 80 आउट ऑफ 80 जो है वो यहाँ पर स्कोर करो। लेकिन आप सभी को पता है कि इससे पहले हमने एक मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर किया, तो उससे भी आपके 80 आउट ऑफ 80 आने में बहुत हेल्प होगी। आगे मैं आपको एमसीक्यूज के सेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। आज लेकिन जो हमारा ये सेशन यहाँ पर होने वाला है, इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देने वाला हूँ, जो 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चंस के रूप में आपके एग्जामिनेशन में जरूर आएंगे। तो आप लोग जब इस सेशन को देख रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आप इस क्वेश्चन को जो है वो आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करें, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पर क्वेश्चन है, जो डेफिनेटली आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 नंबर के क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपको बताना है कि एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग अ स्टेबल डेमोक्रेसी। ठीक है, तो पाकिस्तान एक स्टेबल डेमोक्रेसी यहाँ पर स्टैब्लिश नहीं कर पाया, इसके पीछे यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे कि जो वर्ल्ड पावर है, सुपर पावर है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो इग्नोर कर रही हैं, है ना, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर पावर है। दूसरी बात, अगर आप देखोगे तो क्लर्जी जो आपको देखने को मिल रहा है, या फिर कुछ ऐसे लोग यहाँ पर मानते हैं जिनका मानना यह है कि मिलिट्री रूल हमारे देश में ज्यादा अच्छा है डेमोक्रेसी से। तो आपको वो सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो लिखने हैं। आप यहाँ पर लास्ट में जो है वो ये भी कंक्लूड कर सकते हो, जो रिपोर्ट यहाँ पर आई है कि ज्यादातर लोग जो है वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, फिर भी पाकिस्तान में एक लंबे टाइम पीरियड तक जो है वो डेमोक्रेसी आपको देखने को नहीं मिली। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि बांग्लादेश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर देकर आप बांग्लादेश कैसे इमर्ज हुआ इसके बारे में बात कर लीजिए, बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन कब बना उसके बारे में बात कर लीजिए, किसका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा 2 फीचर में, कि भाई सेकुलर कंट्री होगी, है ना, किस तरीके का रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, उन सब चीजों के बारे में आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बोला गया है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इनके 2 एडवांटेजेस क्या हैं। अगर मान लीजिए कि इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने को मिलते हैं, तो इन ऑर्गेनाइजेशन से हमको यहाँ पर क्या बेनिफिट होगा उसके बारे में आपको बताना है। तो 2 एडवांटेजेस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के क्या हैं, उनके बारे में आपको बात करनी है। चौथे क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो व्हाट वाज द मेन हु वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान, व्हाट डिड द सेकंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस अपॉन। तो हमको ये भी लिखना पड़ेगा कि सेकंड 5 ईयर प्लान जो है उसका टाइम पीरियड क्या था, 1956 से लेकर 1961। पीसी मेलोनिबीज जी के बारे में हमको लिखना पड़ेगा, जिन्होंने इस पूरे के पूरे, ठीक है, आपका जो प्लानिंग है इसको यहाँ पर प्लान किया था। फिर उसके बाद हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया गया। एडिशनल पॉइंट पे हम ये लिख सकते हैं कि इंडिया में जो भी स्टील प्लांट्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, उसमें से मेजोरिटी जो है वो सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान जो है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट किए गए। फिर उसके बाद आपको डिफेक्शन का मतलब यहाँ पर बताना है कि डिफेक्शन जो है वो यहाँ पर क्या होता है। तो सबसे पहले डिफेक्शन को डिफाइन करो, आया राम गया राम फ्रेज के बारे में आपको बात करनी है। और अगर आप लोगों को क्लास 11 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पर याद होगा, 10th शेड्यूल याद होगा, तो उस पॉइंट को भी जो है वो यहाँ पर लिखा जा सकता है। एक्सप्लेन एनी 2 चेंजेस दैट कम इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 2014 एज कंपेयर टू द पीरियड 1989 से लेकर 2014। ठीक है, तो 1989 से लेकर 2014 तक अगर हम देखेंगे, तो किसी भी पर्टिकुलर सिंगल पार्टी के पास मेजोरिटी जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो 2014 में, है ना, सरप्लस मेजोरिटी जो है वो आपको देखने को मिली। प्रैग्मेटिक अप्रोचेस के ऊपर आपको ध्यान देखने को मिला। तो रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स वाला जो ये चैप्टर है, वहां से आप देख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो एडिशनल मटेरियल यहाँ पर सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है उसको भी जरूर गो थ्रू करें, वहां से भी कुछ पॉइंटर्स को आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बोला गया है कि विच पॉलिटिकल पार्टी वोन ऑल द सीट इन 1917 इलेक्शन इन ईस्ट पाकिस्तान एंड अंडर हुज लीडरशिप। तो 1970 में जो इलेक्शंस हुए थे, तो वहां पर जो आपको देखने को मिलेंगे लीडर, उनका नाम बताना है और उनकी पॉलिटिकल पार्टी का। बांग्लादेश अवामी लीग, है ना, तो अवामी लीग के जो लीडर आपको देखने को मिलेंगे शेख मुजीबुर रहमान, उनका नाम आपको लिखना है। और लास्ट में आप लोग ये भी लिख सकते हैं, लेकिन बाद में जो वेस्ट पाकिस्तान है उसके लीडर्स ने इस पर्टिकुलर इलेक्शन के रिजल्ट को जो है वो मानने से मना किया।
उसके बाद यहां पर बोला गया है कि ग्लोबल सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्या है। तो ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे। 1960s वगैरह से ये इमर्ज होता हुआ आपको दिखाई दिया, इसके बारे में हमको बात करनी है। 1990s से ये बड़े स्केल पर आपको इमर्ज होता हुआ देखने को मिला। इसके एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा, और अगर आपको कोई एग्जाम्पल में लेटेस्ट हैपनिंग यहाँ पर देखने को मिली है तो उसको भी यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दो इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में आपको लिखना है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 के एन राज ने इसको ड्राफ्ट किया। इसमें इरिगेशन के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, डैम्स वगैरह के ऊपर यहाँ पर फोकस किया गया, इसके बारे में आपको लिखना है। 1952 का जो इंडिया का जनरल इलेक्शन है, इसे लैंडमार्क यहां पर बोला जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सप्लेन। अब इसमें ये सब तो लिखेंगे कि भैया इंडिया में बहुत सारी इलिटरेट पॉपुलेशन थी, है ना, बहुत सारे हमको यहाँ पर इतने एमपीज और इतने एमएलए का इलेक्शन यहाँ पर करवाना था। लेकिन अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा ना, तो वहां पर ना न्यूज़पेपर्स की जो है वो हेडलाइंस भी आपको यहाँ पर दी गई है। तो जो भी स्टूडेंट न्यूज़पेपर्स की यहाँ पर हेडलाइंस को अपने आंसर में मेंशन कर देगा जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, उसका आंसर बाकी सभी लोगों से बहुत अच्छा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपको बताना है कि इतने सारे लोग हैं, है ना, इतनी बड़ी टेरिटरी आपको देखने को मिलेगी। पहले डेमोक्रेसी केवल पढ़े लिखे जो कंट्रीज हैं, जैसे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, है ना, या अमेरिकन कंट्रीज, वहीं पर होता था, है ना। तो इंडिया जैसी गरीब कंट्री में कैसे होगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ये लैंडमार्क यहाँ पर बोला गया है कि इन सब चीजों के बाद भी अगर आप देखोगे तो हमने इलेक्शंस को सही तरीके से यहाँ पर कंडक्ट किया, और जो ऑपोजिशन पार्टीज आपको देखने को मिलेंगी उन्होंने भी अपनी डिफीट को यहाँ पर एक्सेप्ट किया। हाउ हैज द स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हेल्प इंडिया प्रोटेक्ट इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्सप्लेन। कि भाई इंडिया ने जो है वो इंटरनेशनल जो नॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनको यहाँ पर स्ट्रेंथ करने की बात करी। एग्जाम्पल के तौर पर जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में पहली बार कश्मीर को लेकर लड़ाई हुई थी, है ना, 47-48 में, तो उस टाइम पर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, उन्होंने उस पर्टिकुलर मैटर को यूनाइटेड नेशन में वो लेकर गए, है ना। तो उस टाइम पीरियड पर क्या है और इससे कैसे यहाँ पर हेल्प मिली है उसके बारे में आपको बात करनी है। कोलिशन गवर्नमेंट अगर सेंटर पे यहाँ पर होती है तो उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो पहले कोलिशन गवर्नमेंट को डिफाइन कर दो, उसका एग्जांपल लिख दो, और उसके बाद उसके एडवांटेजेस यहाँ पर लिख दीजिए कि स्टेबिलिटी यहाँ पर मिल जाती है, प्रेगमेटिक अप्रोच रहती है, रीजनल पार्टीज को भी जो है वो यहाँ पर मदद मिल जाएगी, उनका भी पार्टिसिपेशन आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ये सारे फैक्टर्स जो है वो यहाँ पर लिखे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बांग्लादेश वाला क्वेश्चन तो भी है ऑलरेडी कवर्ड। अब यहाँ पर बोला गया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान। तो इसमें आपको आसियान की बेसिक इंफॉर्मेशन देनी है। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता में है। बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और फिर इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है ना, डू मेंशन अबाउट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, उसके बारे में आप लिख दीजिए। इंडिया और चाइना के बीच में दो डिफरेंसेस आपको लिखने हैं विच लेड टू अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इन 1962, है ना। बॉर्डर जो इशू आपको देखने को मिलेगा उसमें प्रॉब्लम यहां पर आ रही थी। तो 1962 में जो इंडिया चाइना के बीच में वॉर हुआ है उसके पीछे आपको रीजन यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, ये बात आपको बतानी है। नीति आयोग को जो है वो कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया, तो आप इसका फुल फॉर्म लिख दीजिए। 1 जनवरी 2015 को इसको कॉन्स्टिट्यूट यहां पर किया गया। और इसने किस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस किया, प्लानिंग कमीशन को, जिसका फाउंडेशन 15 मार्च 1950 को यहां पर किया गया था। कांग्रेस पार्टी के नेचर के बारे में बताना है। एज एन आइडियोलॉजिकल कोलिशन ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट, है ना। तो इसमें मॉडरेट भी हैं, एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, गरीब भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, रिवॉल्यूशनरी भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वो सारे आप लिखिएगा एग्जाम्पल के साथ। स्टेट एनी टू इफेक्ट इन इम्पोजिंग नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी क्या है ये बता दो। आर्टिकल 352 में है, कब इंपोज करी गई, उसके क्या इफेक्ट हुए, है ना, कि भाई जो लोगों की लिबर्टी है उसको खत्म कर दिया गया। हैबियस कॉर्पस जो रिट है उसका भी कोई सिग्निफिकेंस यहाँ पर नहीं रहा। ये सब चीजें यहाँ पर बताई जा सकती हैं। Why did the people of East Pakistan resent the domination of West Pakistan? Explain the reason, है ना। पहली बात तो जो रिसोर्सेस हैं वो वेस्ट पाकिस्तान यूज कर रहा था, ईस्ट पाकिस्तान से कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। जो रिसोर्सेस हैं वो ईस्ट पाकिस्तान में लोकेटेड थे, लेकिन उसका बेनिफिट वेस्ट पाकिस्तान को मिल रहा है। दूसरी बात, इनके कल्चरल ट्रेडिशन को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। उर्दू को जो है वो जबरदस्ती इनके ऊपर इंपोज यहाँ पर किया जा रहा है। पॉलिटिकल जो यहाँ पर पार्टिसिपेशन होना चाहिए ईस्ट पाकिस्तान का, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये सारे रीजन आपको देखने को मिलेंगे। टेररिज्म जो है वो एक नया थ्रेट है सिक्योरिटी का, सपोर्ट दी स्टेटमेंट। सबसे पहले टेररिज्म को जो है वो डिफाइन कर दो, इसका कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिख दो। इंडिया की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टेररिज्म के अगेंस्ट में, ये पॉइंट भी यहाँ पर मेंशन किया जा सकता है।
ये नया थ्रेट है क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि लोग अपने रिलीजियस पॉलिटिकल विल को फुलफिल करने के लिए सिविलियंस को डेलिबरेटली और डिस्क्रिमिनेटली यहाँ पर टारगेट करते हैं। ये सब चीजें आपको लिखनी है। दो मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट इंडिया के सामने कौन से थे ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस? ठीक है, तो सोशलिस्ट मॉडल यूएसएसआर का और कैपिटलिस्ट मॉडल यूएसए का, उसके एक दो फीचर्स यहाँ पे लिख देना। और इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी का जो पैटर्न है वो यहाँ पर फॉलो किया। Why was India's experiment with universal adult franchise described as bold and risky? है ना, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर इलेक्शंस वगैरह होते थे, लेकिन वहां पर सभी लोगों को वोटिंग राइट्स यहाँ पर नहीं दिए गए, है ना। आप मेंशन कर सकते हैं कि न्यूजीलैंड वाज द फर्स्ट कंट्री जहां पर सबसे पहले फीमेल्स को जो है वो यहाँ पर वोटिंग राइट्स दिए गए, तो बहुत टाइम लग गया था यहाँ पर। लेकिन हमने यहाँ पर ये डिसाइड किया कि बिल्कुल स्टार्टिंग से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आएगा तब से लेकर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पूरा का पूरा जो हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जो वोटिंग राइट्स हैं, वो सबको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ये पॉइंट यहाँ पर आपको बताया गया। तो बोल्ड और रिस्की यहाँ पर आपको बताना है और इसमें ये लिखना पड़ेगा कि भैया उस टाइम पीरियड पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इलिटरेट थे, है ना। नंबर्स लिखने पड़ेंगे, है ना, इतने लोग थे, इनको नहीं आता था, तो हमने फिर वोटिंग वगैरह के लिए भी अलग अलग तरीके की मेथड्स यहाँ पर अडॉप्ट करी, तो इसलिए बोल्ड एंड रिस्की है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का एक कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, इसको डिफाइन करना है बैलेंस ऑफ पावर। और कभी भी किसी टर्म को डिफाइन करो तो कोशिश करो कि उसमें कोई सटीक सा एक एग्जांपल भी जो है वो यहाँ पर लिख दिया जाए। तो अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, एग्जांपल लिख दोगे, तो आपका काम जो है वो यहाँ पर बहुत अच्छा हो जाएगा। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस के बारे में आपको बात करनी है। मंडल कमीशन क्या है पहले ये बता दो, मंडल कमीशन ने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं उनके बारे में बात कर लो, है ना। अब लोगों को यही याद आता है कि 27% रिजर्वेशन यहाँ पर बात करी, और क्या रिकमेंडेशंस थी, इनको सर्च करके दो रिकमेंडेशन जो है वो आपको प्रिपेयर करनी है। एक्सप्लेन एनी टू आउटकम्स ऑफ द अर्थ समिट हेल्ड इन जून 1992 एट रियो डी जेनेरो, है ना। तो वही एजेंडा 21 कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये सब चीजें हमको अर्थ समिट में मेंशन करना है। Analyze any two reason as to why issues of environment and natural resource have become a part of the world politics, है ना, क्योंकि एक के ऊपर इम्पैक्ट सभी लोगों के ऊपर इम्पैक्ट, ये चीजें हो सकती हैं, है ना। इसमें अगर आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो कि कोविड-19 का एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हो, है ना, कि ये स्टार्ट हुआ था चाइना से और उसकी वजह से जो है वो यहाँ पर क्या है कि सब जगह पर पहुंचा, है ना। तो लोग यहाँ पर ये भी बोलने लग गए कि भैया ये कहाँ से किस तरीके की चीजों को हमको ध्यान रखना है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर लिखा जा सकता है। और इसमें फिर आप लोग यहाँ पर क्या करोगे कि जो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर कोई मूवमेंट यहाँ पर हुआ है, मिडिल ईस्ट कंट्री में कोई मूवमेंट हुआ है, तो वो चीजें भी हमको मेंशन करनी है। फिर इसमें क्योटो प्रोटोकॉल लिख सकते हो, है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में लिख सकते हो। एक्सप्लेन एनी टू कंप्लेंट रिलेटेड टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रिफ्लेक्टेड इन द रिजोल्यूशन पास बाय द यूएन जनरल असेंबली इन 1992, है ना। तो कौन सा रिजोल्यूशन है 1992, इसमें क्या क्या कंप्लेंट्स हैं कि भाई पूरी तरीके से जो है वो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म करना है, कौन कौन से पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स हैं वो इनके जुरिस्डिक्शन में आने चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए, इनके बारे में भी बात करी गई है। लैंडमार्क ईयर यहाँ पर क्यों बोला जाता है, इंडिया की पॉलिटिकल और इलेक्टोरल हिस्ट्री में 1967 को कांग्रेस जीती तो, लेकिन उसकी सीट्स बहुत कम आ गई, और कई सारे स्टेट्स में अगर आप देखोगे तो कांग्रेस की सीट भी चली गई, तो उनके नाम यहाँ पर मेंशन कर दो, ठीक है। तो 1967 को इसीलिए हम लोग पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहते हैं। पंजाब अकॉर्ड जो यहाँ पर साइन किया गया था राजीव गांधी जी और हरचंद सिंह लोंगोवाला 1985, इसके दो प्रोविजन आपको लिखने हैं, है ना, कि पंजाब अकॉर्ड यहाँ पर क्या है, वही जो रिवर वगैरह वाली चीजें हैं, चंडीगढ़ का क्या इशू है ना, वो सब चीजें आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। कोलिशन गवर्नमेंट के एडवांटेजेस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बताना है कि यूरोपियन यूनियन का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या है। अब इसमें फैक्ट्स यहाँ पर आएंगे, पहले तो यूरोपियन यूनियन को डिफाइन कर दो, उसके बाद फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिखो कि उनकी ओवरऑल जीडीपी कितनी है, रैंकिंग कितनी है, कितनी कंट्रीज हैं, यूरो के बारे में बात करेंगे, है ना। बाकी कंट्रीज के साथ जब 27 कंट्रीज एक साथ, है ना, यूरोपियन यूनियन के थ्रू यहाँ पर उनका रिप्रेजेंटेशन होता है तो उनका क्या इंपैक्ट होता है, ये आपको लिखना है। यूरोपियन यूनियन को एक सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जो है वो यहाँ पर बात की है। रोल ऑफ द यूरोपियन यूनियन एज ए सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करी, सेंजन एग्रीमेंट हो गया, यूरो के एक ऑफिशियल करेंसी बनाने की कोशिश करी, है ना। तो पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सुपर नेशनल जो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो अपनी टेरिटरी से बाहर लिखकर भी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसे हम सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो वो पॉइंट आप यहाँ पर डिस्कस करो। Describe any four criteria proposed in 1997 for new permanent and non-permanent members of the UN Security Council। ठीक है, तो याद रखना जो नया क्राइटेरिया है वो परमानेंट मेंबर्स के लिए भी है,
नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए भी है ना। और उसको यहाँ पर क्या है कि 1997 में है ना कि भैया यहाँ पर इनका बजट में जो है वो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ह्यूमन राइट का जो है वो रिस्पेक्ट यहाँ पर करें, ये सब चीजें आपको लिखनी है। ह्यूमन सिक्योरिटी का प्राइमरी गोल क्या है? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नैरो एंड ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी विथ एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें आपको एग्जांपल भी जो है वो यहाँ पर क्या करना है, इंक्लूड करना है। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो है वो यहाँ पर एशिया अफ्रीका की वो क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं और ये कैसे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ डिफरेंट है, ये आपको बताना है ना। जैसे बॉर्डर इश्यू हो गया, सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो गया, है ना, ये सब चीजें आपको लिखनी है। Keeping in mind the crucial role of politics in the democracy, which route did our national leader decide to take in the newly independent India? Explain any 2 point। है ना, ज्यादातर लोगों ने ये सोचा था कि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद अगर हम अपने देश में डेमोक्रेसी को ही आगे बढ़ाएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि आगे चलकर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसीलिए उन्होंने डेमोक्रेसी को लिमिट कर दिया। लेकिन हमने सोचा कि हमारे लीडर्स ने सोचा कि नहीं, डेमोक्रेसी इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दी प्रॉब्लम्स। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस करके ही हम सॉल्व कर सकते हैं, और हमने डिसाइड किया कि हम एक डेमोक्रेटिक अप्रोच को जो है वो यहाँ पर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो वही पॉइंट आपको लिखना है। जवाहरलाल नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी के बारे में लिखना है। स्टार्टिंग आपको कैसे करना है कि जवाहरलाल नेहरू जी अपने खुद के प्राइम मिनिस्टर भी थे और अपने खुद के फॉरेन मिनिस्टर भी थे। बाहर की कंट्रीज के साथ अगर हम देखेंगे तो इनके बहुत सारे एक्सपीरियंस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि बांग्लादेश वॉर का जो सर्कमस्टांसेस है वो यहाँ पर क्या है, तो जो लीडरशिप यहाँ पर इन्वॉल्व है उनके बारे में, जैसे जनरल याह खान के बारे में आप बात करोगे। सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन यहाँ पर क्यों हुआ, इसके रीजन है ना, विद प्रॉपर एग्जांपल जो है वो डिसइंटीग्रेशन का आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, कि क्यों हुआ। इंडिया के रिलेशन अगर पाकिस्तान के साथ इंप्रूव करने हैं तो दो तरीके आपको बताने हैं कि कैसे करें। तो भाई हमें अगर किसी के साथ यहाँ पर बैठकर बात करनी है तो हमें पुरानी चीजों को जो है वो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, साइडलाइन करना पड़ेगा, है ना, वो आप यहाँ पर बताइए। इंडिया चाइना रिलेशन को इंप्रूव करने के क्या तरीके हैं, है ना, यहाँ पर आपकी एनालिटिकल जो अप्रोच है वो यहाँ पर काम आएगी। कॉसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना, ग्लोबलाइजेशन के कॉसेस बताओ। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो है वो आपको डिस्कस करना है। द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड टू रीजनल एस्पिरेशन इज थ्रू डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन रेदर देन थ्रू सप्रेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। है ना कि भाई अगर मान लीजिए कि कहीं पर कोई डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन है तो अगर आप उसको दबाने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम होगी, तो इससे अच्छा है कि मिलजुल कर बात करके उसका जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पर फाइंड आउट किया जाए। तो बेस्ट वे जो है वो यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेटिक तरीका है। तो उसमें आपको ये बताना है कि आप कैसे उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो विद प्रॉपर एग्जांपल। रीजनलिज्म या एस्पिरेशंस एंड देयर अकोमोडेशन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एनी टू सुटेबल आर्गुमेंट्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल भी दे देना, है ना, कि भैया रीजनल एस्पिरेशन और उनका जो अकोमोडेशन है। ठीक है, जैसे झारखंड को हमने स्टेट बना दिया, है ना, मीजो नेशनल फ्रंट जो यहाँ पर आर्म्ड स्ट्रगल जिनने यहाँ पर शुरू कर दी थी, हमने जो मीजो अकॉर्ड यहाँ पर साइन किया उसके बाद हमने उसको एक स्टेटहुड वगैरह भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। स्पेशल प्रोविजन जो है वो हमने जम्मू कश्मीर को भी यहाँ पर प्रोवाइड किए थे। ये सब चीजें आप लिखनी है आपको। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी श्रीलंका में जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों हुई, इसके दो फैक्टर्स आपको बताने हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये साउथ एशिया की पहली कंट्री आपको देखने को मिलेगी जिसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर क्या है, ग्लोबलाइजेशन के, इकोनॉमिक भी आया हुआ है, पॉलिटिकल भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड दी कोलिशन गवर्नमेंट प्रूव टू बी बून फॉर डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बून कैसे हो सकती है ना, मतलब कोलिशन गवर्नमेंट क्या है, कोलिशन गवर्नमेंट का एग्जांपल दे दो, वो बून कैसे हो सकती है, उन पॉइंट्स का जस्टिफिकेशन दे दो, है ना, ये सब चीजें आप यहाँ पर बता सकते हैं। 2014 के इलेक्शन में वाई वर पीपल इन फेवर ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट एट द सेंटर, एक्सप्लेन एनी टू रीजन। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि 2014 का जो इलेक्शन हुआ था, अब इसके लिए ना आपको एडिशनल मटेरियल जो है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। एडिशनल मटेरियल में आपको 2014 और 19 के इलेक्शंस की जो है वो डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी जिनको आप अपने आंसर में कोट कर सकते हो। इंडिया हैज सपोर्टेड द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन सेवरल ग्राउंड, सपोर्ट द स्टेटमेंट। ठीक है, इंडिया बोलता है कि भाई जनरल असेंबली में ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो सिक्योरिटी काउंसिल में भी ज्यादातर कंट्रीज डेवलपिंग होनी चाहिए, है ना, क्यों हम डेवलप्ड कंट्रीज के डिसीजन के थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज को यहाँ पर आगे बढ़ाएं। रिफॉर्मिंग द यूनाइटेड नेशन मींस रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। वही जो घूम फिर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अभी तक इतने क्वेश्चन हमने 2 नंबर 4 नंबर वाले यहाँ पर डिस्कस किए, इसमें आपने कुछ ऐसा नहीं देखा होगा कि जो कोई ऐसा टॉपिक आ गया हो जिसको आपने नहीं पढ़ा हो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही चीजें आपके एग्जामिनेशन में घूम फिर के यहाँ पर पूछी जा रही हैं।
उसके बाद अगर आप देखोगे तो इंडिया में जब इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, तो प्रिवेलिंग सिचुएशन यहाँ पर क्या थी, कोल्ड वॉर वगैरह का टाइम पीरियड यहाँ पर चल रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो उनको आपको यहाँ पर जस्टिफाई करना है, डिफिकल्ट कंडीशंस यहाँ पर क्या थी उनके बारे में बात करनी है। इंडिया ने रशिया के साथ जो है वो यहाँ पर अच्छे रिलेशन मेंटेन किए आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जस्टिफाई विद द फोर एग्जांपल। तो इकोनॉमिक, मिलिट्री, कल्चरल, है ना, हिंदी रूसी भाई भाई, ये सब स्टेटमेंट्स आपके आंसर में आनी चाहिए, है ना। फिर उसके बाद हमने कई सारे एग्रीमेंट वगैरह भी इनके साथ साइन किए, वो सब चीजें भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अच्छा, इमरजेंसी इंपोज करने के बाद उसके लेसन्स, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि इमरजेंसी है क्या, इमरजेंसी कब इंपोज करेगी और उनसे क्या क्या चीजें जो है वो हमने यहाँ पर बदली है, क्या क्या चीजें सीखी हैं। फोर कॉन्सिक्वेंसेस आपको बताने हैं इंपोजिशन ऑफ इमरजेंसी। तो अब इसमें ना पॉइंटर काम नहीं करेगा, पॉइंटर के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देना पड़ेगा, है ना। लिबर्टी खत्म हो गई तो हैबियस कॉर्पस, है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू बहुत सारे लोगों को अरेस्ट यहाँ पर किया गया। फिर न्यूज़पेपर वगैरह ने सेंसरशिप की वजह से अपने आप को बंद करना पसंद किया, तो उसके एग्जाम्पल वगैरह भी आप यहाँ पर लिखो। तो ये सब चीजें इसमें लिखी जा सकती हैं। कल्चरल होमोजेनाइजेशन और हेट्रोजेनाइजेशन, ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। और यहां पर ना आप लोग जरूर एग्जांपल लिखिएगा कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन, यूनिफॉर्म कल्चर और हेट्रोजेनाइजेशन क्या है और उनके क्या क्या फैक्टर्स या एग्जांपल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिखना है। इंडिया ने रीजनल एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, हाउ डिड इंडिया एड्रेस द रीजनल एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एनी टू एग्जांपल्स। ठीक है, तो हमने स्पेशल प्रोविजन दिए, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाकर हमने लैंग्वेज के बेसिस पे भी जो है वो अलग अलग तरीके की स्टैब्लिशमेंट या स्टेट्स वगैरह का स्टैब्लिशमेंट यहाँ पर किया है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो हमने यहाँ पर बताई हैं। अच्छा, एक्सप्लेन एनी फोर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो अभी इकोनॉमिक पूछ रहे थे, पॉलिटिकल पूछ रहे थे, और यहाँ पर पूरा सारा का सारा जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ग्लोबलाइजेशन के वो यहाँ पर पूछ लिया गया। After the disintegration of Soviet Union, India has maintained good relation with all the new independent countries, but the most cordial relation are still there between Russia and India. Justify with two examples. Simple है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर उसी तरीके से आपको लिखना है। कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पर यूएस इकोनॉमी वाज मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्टिल द सोवियत सिस्टम हैड सम स्पेशल फीचर विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द यूएस। इवेल्युएट एनी टू सच फीचर्स। ठीक है, तो दो फीचर्स को आपको इवेल्युएट करना है ना, कि कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत अच्छा था, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, है ना, और जो भी सब्सिडीज वगैरह है इसेंशियल चीजों के ऊपर वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती थी। ये सब चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बोला गया है कि सक्सेसफुल डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने में पाकिस्तान के दो चैलेंजेस हो गया। सार्क हैज टेकन अ मेजर रीजनल इनिशिएटिव इन साउथ एशियन स्टेट टू इवॉल्व कॉपरेशन थ्रू मल्टीलेटरल मीन। जस्टिफाई, तो ये सार्क आ गया है, और सार्क का जो कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा साउथ एशिया में, जैसे साफ्ता वगैरह आप यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, तो इनके बारे में बात करनी है। डिस्क्राइब एनी फोर सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कांग्रेस। तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पीरियड पर 1974 से 75, इसमें जुडिशरी के साथ जो लड़ाई यहाँ पर हो रही है ना, फिर उसके बाद मानसून वगैरह फेल हो गया तो चीजें बहुत महंगी हो गई हैं, ये सब चीजें आपको लिखनी है। डिस्क्राइब द इवेंट दैट टुक प्लेस इन सिक्किम फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट टू इट्स मर्जर विद इंडिया। तो पहले ये प्रिंसली स्टेट थे, चोग्याल डायनेस्टी रूल करती थी, फिर प्रोटेक्टरेट हमने बनाया, एसोसिएट स्टेट बनाया, फिर हमने 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको इंडिया में मर्ज किया 22nd। ठीक है, 25th स्टेट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इंडिया रिलेशन विद रशिया आर एम्बेडेड इन हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट, सपोर्ट दी स्टेटमेंट विद एनी थ्री अप्रोप्रिएट आर्गुमेंट। तो इंडिया रशिया रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन आपसे पेपर में बिल्कुल बन सकता है। शॉक थेरेपी क्या है, उसके तीन इफेक्ट्स आपको यहां पर मेंशन करने हैं। ठीक है, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। तीन इन्वायरमेंटल कंसर्न आपको कौन से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, विच नो सिंगल गवर्नमेंट कैन एड्रेस, मतलब इसके लिए कॉपरेशन जो है वो बहुत मैंडेटरी है, बिना कॉपरेशन के यहाँ पर काम नहीं हो जाएगा। तो उस तरीके के इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स के बारे में बात करनी है। अब यहाँ पर ये कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ, ठीक है, ये बताओगे, क्योटो प्रोटोकॉल बता देना, ठीक है, फिर उसके बाद रियो समिट बता देना। तीन मेजर चैलेंजेस दैट इंडिपेंडेंट इंडिया फेस, ठीक है, ये चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वाला चैप्टर है, तो उसमें तीन आपकी जो है वो हेडिंग्स हैं, उन तीन हेडिंग्स को आप आगे के चैप्टर्स के साथ को रिलेट करके यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हो। डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय महात्मा गांधी टू रिड्यूस कम्युनल वायलेंस दैट इरप्टेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन इन 1947। तो महात्मा गांधी जी का जो पूरा का पूरा बॉक्स दिया गया है ना, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि भैया महात्मा गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन है, कहाँ कहाँ पर उन्होंने विजिट करी, नोआखाली यहाँ पर गए, है ना, ये सब चीजें आप लिखेंगे तभी यहाँ पर ये काम होगा।
आपको बताना है कि आसाम में जो मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर यहां पर चला था 1979 से लेकर 1985 के बीच में, उसके 3 रीजन यहां पर क्या हैं? ठीक है, जो 3 रीजन आपको देखने को मिलेंगे वो यहां पर क्या है, वो आप बताइए। रीजनल जो एस्पिरेशन है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पार्ट है, जस्टिफाई करो। तो अभी हमने इससे पहले भी इसका डिस्कशन किया, तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में बन सकता है। एनालाइज एनी फोर फैक्टर दैट मेक यूरोपियन यूनियन एन इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सारे तरीके के जो इन्फ्लुएंस करने वाले पॉइंट हैं वो आप इस आंसर में मेंशन करोगे। आशियान जो है वो एक रैपिडली एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, इस स्टेटमेंट को आप जस्टिफाई करो। एक्सप्लेन द ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ विच इंडिया सीक्स टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो मेंबर बनने की जो क्वालिफिकेशंस हैं उनको इंडिया कैसे फुलफिल करता है, बस वो चीज। यूएन पीस कीपिंग फोर्स है ना, बजट वगैरह में, तो बजट वगैरह में केवल मत लिखना कि सिग्निफिकेंट अमाउंट देते हैं, रैंकिंग के साथ लिखना, कितना परसेंटेज जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो आपको एक टेबल में दिया गया ना वो भी आप वहां पर कोट करिएगा। मेन कंप्लेंट रिफ्लेक्टेड, ठीक है भैया, सिक्योरिटी काउंसिल में क्या क्या चेंजेस करने, ये वाला क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द प्रिंसली स्टेट, मतलब इंडिया, जब हम प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर कर रहे थे। तो इसमें आप ज्यादातर तो ये बताओगे कि 565 थे, ज्यादातर लोग एग्री हो गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का इंटीग्रेशन वाला जो फिनोमिना था उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिर जूनागढ़, ठीक है, और उसके बाद हैदराबाद, मणिपुर, इन सब के बारे में आपको मेंशन करना है। उसके बाद है डिस्क्राइब द इवेंट दैट लेड टू द एक्सेशन ऑफ हैदराबाद इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें ना ऑपरेशन पोलो वगैरह, ठीक है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है ना, फिर उसके बाद निजाम, इन सब के नाम लिखने हैं। एनी मेजर डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स सिंस 1989। तो 4 मेजर डेवलपमेंट्स आपको पढ़ाई गई हैं, रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन, है ना, मंडल इशू, बाबरी मस्जिद, ये सब, तो ये वाले पॉइंट आपको लिखने हैं। डिस्क्राइब एनी 3 इश्यूज ऑन विच अ जनरल कंसेंसस हैज इमर्ज अमंग मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन आ जाए कि भैया ये बताओ कि जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, है ना, कंसेंसस बन गया, जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो ओबीसीज का यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह हमने प्रोवाइड किया है, तो इन सब चीजों पे ये सब चीजें यहाँ पर फिक्स हैं। In what ways has the principle of common but differentiated responsibilities helped in the addressing and overcoming the difference between global north and global south over environmental issues? Explain. अब आपको explain करना पड़ेगा। क्योटो प्रोटोकॉल बताओ, है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बताओ। इंडिया को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ज्वाइन करने की क्या जरूरत है, हमारे यहाँ पर ओजोन थोड़ा ना कभी खत्म होगा, लेकिन फिर भी इंडिया जो है वो कंसर्न है कि नहीं भैया इस चीज के लिए हमें रोकना है। 3 प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट दी, ठीक है, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट वगैरह को कंजर्व करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, एनर्जी एक्ट, है ना, ये सब चीजें आप लिखेंगे। 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस बाय द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, ये हमने डिस्कस कर लिया है। इंडिया की जो सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है ना, प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, प्रमोट करना, ठीक है, तो ये आपको बताना है। बढ़िया, इसका फ्लो चार्ट बनाकर आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, ठीक है, तो पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट अडॉप्टेड बाय इंडिया बाय गिविंग एनी 3 आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट क्या है, किस तरीके से है, उसके बारे में बताना है। फॉरेन पॉलिसी जो आपको देखने को मिलेगा इंडिपेंडेंट इंडिया का, हैज परसुएड द ड्रीम ऑफ पीसफुल वर्ल्ड, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद 3 सुटेबल आर्गुमेंट। ठीक है, पंचशील एग्रीमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, है ना, यूनाइटेड नेशन वगैरह, है ना, बातचीत करके जो भी प्रॉब्लम्स है उनका रिजोल्यूशन यहाँ पर फाइंड आउट करना, ये सब चीजें आपको लिखनी है। डिस्क्राइब एनी 3 मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये 6 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। और उसके बाद है डिस्क्राइब एनी 3 मेजर डिफिकल्टीज, है ना, कि कोई भी सिंगल मुस्लिम बेल्ट यहाँ पर नहीं थी, है ना, पार्टीशन वगैरह में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिली, तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। 4 फैक्टर आपको बताना है जो यूरोपियन यूनियन को इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, ठीक है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश करने के 4 ऑब्जेक्टिव्स आपको बताने हैं, तो किसी का भी एक एग्जांपल लिखकर भी आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कॉम्पोजिशन आपको बताना है, रिफॉर्म्स आपको बताने हैं, ताकि ये कैसे रिलेवेंट यहां पर बन जाए। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। डिस्क्राइब एनी 4 चेंजेस दैट अकर्ड इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स आफ्टर द कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ, तो पहले कोल्ड वॉर बता दो, कब खत्म हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए, उसका क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, ये 6 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, पार्टीशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिली, रिफ्यूजी वगैरह, है ना, जो रिफ्यूजी कैंप से वही हाउसेस यहाँ पर बन गए। ठीक है, ये सब चीजें हमको लिखनी है। उसके बाद पार्टीशन के टाइम पर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कंसेंसस वाला क्वेश्चन है कि किन किन पॉइंट्स पर जो है वो कंसेंसस यहाँ पर बन चुके हैं। और उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट का जो यहाँ पर 3 बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट के बेनिफिट यहाँ पर हो गए।
इसके बाद अगर आप देखोगे कि एक्सप्लेन एनी 3 रीजन फॉर स्पेंडिंग मोर ऑन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी देन ऑन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बाय इंडिया, कि भैया हम लोग जो है वो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, जो है ना आर्म्स वगैरह है, जो कंट्रीज के साथ हमारी लड़ाई हो सकती है उसके ऊपर ज्यादा खर्च करते हैं, बाकी चीजों के ऊपर नहीं करते हैं, क्यों? आपको ये जस्टिफाई करना है। एक्सप्लेन एनी 3 न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट टू सिक्योरिटी विद एग्जांपल, टेररिज्म वगैरह है ना, एपिडेमिक्स वगैरह, ये सब लिख सकते हैं। चाइनीज इकोनॉमी जो है वो ड्रामेटिकली यहाँ पर इंप्रूव हुई है, व्हाई हैज एवरीवन इन चाइना नॉट रिसीव द बेनिफिट ऑफ द रिफॉर्म, स्टेट एनी 3 रीजन। ठीक है, अब ये वाला थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सोच पाएंगे, जिन्होंने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है, वही इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है, और ये कैसे पॉलिटिकल मन बन गया इकोनॉमिक यूनियन से, ये आपको बताना है। 3 मेजर डेवलपमेंट बताना है विच टुक प्लेस इन इंडियन पॉलिटिकल ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, तो 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए, इनके बारे में आपको बताना है। सीवियर कंपटीशन एंड मैनी कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर 1989, कंसेंसस, ठीक है, कंसेंसस वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कंसेंसस वाला क्वेश्चन भी जो है वो आपके पेपर में यहाँ पर पूछा गया है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है, ड्रीम ऑफ पीसफुल वर्ल्ड, ये हमने डिस्कस किया है। इंडिया वाज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस एंड फर्मली अपोज रेसिज्म, सपोर्ट दी स्टेटमेंट विद एनी 3, ठीक है, सुटेबल आर्गुमेंट्स। तो एक तो वो बता देना, सुएज कैनल के ऊपर जब अटैक किया था ब्रिटेन ने, है ना, फिर उसके बाद जो अपेर्थेड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, तो ये सब चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हमको एक बात ये समझ में आ रहा है, चाहे शॉक थेरेपी हो, चाहे डिसइंटीग्रेशन के रीजन हो, चाहे मंडल कमीशन आपको देखने को मिले, चाहे इमरजेंसी वाला चैप्टर आपको देखने को मिले, कश्मीर की प्रॉब्लम आपको देखने को मिले, नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम देखने को मिले, हर एक चीज जो है वो इस पूरे के पूरे सेट ऑफ क्वेश्चंस में आपको कवर देखने को मिल रही है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर उसको लग रहा है ना, कि सर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मेरा एग्जामिनेशन कैसा जाएगा, मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो अगर आपने मेरे ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं, तो मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि आपकी एग्जामिनेशन में डेफिनेटली अच्छे नंबर यहाँ पर आने लग जाएंगे। और जिन लोगों ने इस पूरे के पूरे वीडियो को देखा और उनको ये लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि इसको कैसे आंसर करना है, क्या करना है, और मैं इसको आंसर कर पा रही हूँ या सोच पा रहा हूँ, तो आप ये मान लीजिए कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं। आप बस अपने रिवीजन को, अपने कॉन्फिडेंस को यहाँ पर बनाए रखो, आप डेफिनेटली अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो गाइज ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा, क्योंकि अभी मुझे एमसीक्यूज वगैरह भी यहाँ पर कराना है। फिर मैं आपके लिए एक मैराथन सेशन भी यहाँ पर लेकर आऊंगा जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक की स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।